Yes. Hello everyone. I'm Dr. Raman. Welcome to our today's class. Um, Today we will cover two major topics of Unit 3. Okay. After that we will left with only one another topic. और हमारा Unit 3 overall complete हो जाएगा. Okay. Today we will cover two major topics. One is the estimation of heterosis, and other topic is measurement of most probable producing ability. ओके तो ये दोनों टॉपिक्स हैं जो आज हम करेंगे. जो we will firstly start with heterosis. Okay. Yesterday we had studied in our last class we had discussed about inbreeding coefficient. तो inbreeding coefficient जो है वो मेन पोर्शन है कि जब इनब्रीडिंग हो रही है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ जीन्स व्हिच वी आर गेटिंग फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स. ठीक है, उस चीज को मेजर करना, दैट इज द इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट. ओके. तो जो हमने मेटिंग सिस्टम्स की बात की थी, तो ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस, ऑन द बेसिस ऑफ की किस तरह से रिलेशनशिप है उनका, तो जो मेट हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, अगर क्लोजली रिलेटेड है तो इनब्रीडिंग होगी. ठीक है, अगर क्लोज रिलेटेड नहीं है, दे आर फार जेनेटिकली, दे आर फार फ्रॉम ईच अदर, तो दैट इज द आउट क्रॉसिंग. तो आउट क्रॉसिंग के अंदर हमने एक चीज पढ़ी है, आउट क्रॉसिंग की एक टाइप है, दैट इज क्रॉस ब्रीडिंग. ठीक है, उस क्रॉस ब्रीडिंग में हम एक ही ब्रीड के दो को क्रॉस करवाते हैं. ठीक है, और वी विल गेट द हाइब्रिड्स. ठीक है, तो उसी चीज को हम अभी स्टडी करेंगे. ठीक है, तो वो जो हमारे हाइब्रिड्स हैं, ठीक है, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो किस तरह से बढ़ती है, कम होती है, क्या है, ठीक है, वो हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. Heterosis or hybrid vigor, it is defined as the superiority of crossbred progenies or outbred over the average performance of their parents. Okay. For example, let me make a graph. Okay. This is the performance of the average parent. ठीक है, तो वो पर्टिकुलर उनके क्रॉस से जो हमें मिला, ठीक है, दिस इज द मेल, दिस इज द फीमेल, जस्ट एक बेसिक एग्जांपल. ठीक है, परफॉर्मेंस ग्राफ दोनों एनिमल्स का, पेरेंट्स का, तो उनकी जो एवरेज परफॉर्मेंस है, ठीक है, इन दोनों की, उससे कितनी सुपीरियरिटी शो कर रहा है हमारा, ठीक है, प्रोजेनी, दैट इज द हेट्रोसिस और हाइब्रिड बीगल. ठीक है, पेरेंट से कितना सुपीरियर है. ठीक है, it is defined as the superiority of the crossbred progenies or outbred over the average performance of their parents. ठीक है, पेरेंट्स की एवरेज परफॉर्मेंस से कितना वो सुपीरियर है. ठीक है, the heterosis is measured of the effect of outbreeding and is measured in terms of difference of outbred animals from the average of the purebred animals of purebred parents. ठीक है, तो कितना डिफरेंस है उनकी परफॉर्मेंस में, ठीक है, उस तरह से we just generally calculate the heterosis. Thus heterosis can be positive और नेगेटिव. ठीक है, अब जो तुम्हारा हाइब्रिड है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा अच्छा ही होगा. ठीक है, ये हमने बनाया था. ठीक है, अगर ये पेरेंटल है तो वो नीचे भी जा सकता है. ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस हाई भी हो सकती है. ठीक है, एज कम्पेयर टू द पेरेंट्स. ठीक है, दिस इज द पेरेंट. ठीक है, दिस इज प्रोजेनी. ठीक है, दिस इज प्रोजेनी. ठीक है, प्रोजेनी 1 एंड 2. ठीक है, दिस इज पेरेंट. ठीक है, तो पेरेंट के हिसाब से प्रोजेनी 1 इज पॉजिटिव. ठीक है, प्रोजेनी 2 इज नेगेटिव. ठीक है,
तो इन दोनों की जो परफॉर्मेंस है, सुपीरियोरिटी है, अब वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। तो हेटेरोसिस कैन बी ऑन आइदर साइड्स। The heterosis is caused by heterozygosity created due to the crossing of two purebred population with different gene frequencies, ठीक है। ये जो लाइन है, ये आई थिंक तुम्हें जब जेनेटिक्स हम पढ़ते हैं, मेंडल लॉज पढ़ते हैं, उसके अंदर सबसे पहले यही आता है कि when we are crossing टू प्योर ब्रेड्स, ठीक है। अब ये प्योर ब्रेड है, ये भी प्योर ब्रेड है, इनको हम क्रॉस कराएंगे, विल हैव दिस इंडिविजुअल, ठीक है। तो इस इंडिविजुअल की अगर परफॉर्मेंस है 5, इसकी है 6, जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है। तो अगर इसकी है 7, ठीक है, तो इन दोनों का एवरेज जितना है, ठीक है, उससे ज्यादा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव हेट्रोसिस, ठीक है। तो ये हेट्रोसिस किसके कारण है? ये इस जीन्स में हेट्रोजाइगोसिटी आ जाती है, ठीक है। ये होमोजाइगस है, ये होमोजाइगस है, ये दोनों होमोजाइगस जब क्रॉस करेंगे तो वी विल हैव अ हेट्रोजाइगोट। तो उस हेट्रोजाइगोसिटी के कारण ये तुम्हारी हेट्रोसिस आती है, ठीक है। caused by the heterozygosity created due to the crossing of pure population at with different gene frequencies, ठीक है। ये जो है मेंडल लॉज हैं, मेंडल लॉज पॉपुलेशन पे कंप्लीटली फॉलो नहीं होते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन लॉज दे आर डिफरेंट देन मेंडेलियन लॉज, ठीक है, देयर आर सम वेरिएशंस। बट ये जो हेट्रोजाइगोसिटी एग्जांपल भी है, इसी तरह से है, जब हम दो होमोजाइगोट्स को क्रॉस करते हैं तो वी विल हैव दिस हेट्रोजाइगोसिटी। तो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दिस हेट्रोजाइगोसिटी इज ड्यू टू दिस नॉन एडिटिव जीन एक्शन, ठीक है। ये चीज हमने देखी थी कि जब भी हमने सिलेक्शन करनी है, सिलेक्शन इज फॉर द एडिटिव जेनेटिक एडिटिव जीन एक्शन ऑफ द जेनेटिक वेरिएशन, ठीक है। एडिटिव पोर्शन के लिए, उसकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए, ठीक है, हम यूज करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर्स। नॉन एडिटिव के लिए वी आर यूजिंग दिस मेटिंग सिस्टम्स, ठीक है। तो दिस इज वेरी कॉमन। तो हेट्रोसिस में मेनली हम नॉन एडिटिव जीन एक्शन को इंक्रीज करते हैं, जिसमें कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं? डोमिनेंस है, ओवर डोमिनेंस है, और हेट्रोसिस, ठीक है। ये तीन मेथड्स हैं जिनका हम यूज करके नॉन एडिटिव जीन एक्शन को यूज कर सकते हैं। तो हेट्रोसिस इज वन ऑफ देम, ठीक है। The almost the amount of heterosis is estimated by comparing the mean of population of purebred and the crossbred animals, ठीक है। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। मीन ऑफ द F1 प्रोजेनी माइनस मीन ऑफ द पेरेंट्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय मीन ऑफ पेरेंट्स, ठीक है, इनटू 100, ठीक है। तो ये हमें देगा हेटेरोसिस परसेंटेज कितना है, ठीक है। Consider two population referred as the parent population, which are crossed to produce F1 or first crossbred generation. The amount of heterosis shown by the F1 will be measured as the deviation from the mid parent value, ठीक है। अब इसमें एक टर्म यूज की है मिड पेरेंट वैल्यू, ठीक है। ये थोड़ा तुम्हें बता देता हूँ क्या है। जैसे मैंने वही एग्जांपल ली थी, उसी को चलो मैं रिपीट करता हूँ, ठीक है, ठीक है। इसकी वैल्यू है, आई जस्ट टेक सम इवन नंबर्स। इसकी एग्जाम, इसकी जो वैल्यू है, इसकी है परफॉर्मेंस वैल्यू 10, जस्ट एन एग्जांपल। इसकी है 12, ठीक है। इन दोनों की परफॉर्मेंस है, जो इनको क्रॉस कराने से हमें मिला, दैट इज ए, ठीक है। इसकी है 16, बहुत ही सिंपल, ठीक है। तो अभी क्या है, ठीक है, जो मिड पेरेंट वैल्यू है, मिड पेरेंट इज द एवरेज ऑफ दीज टू, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पेरेंट है, ठीक है, दिस इज अवर सेकंड पेरेंट, ठीक है। इन दोनों की जो एवरेज होगी, एवरेज क्या है? 10 प्लस 12/2, दैट इज 22/2। तो जो मिड पेरेंट वैल्यू है दैट इज 11, ठीक है। तो
इस 11 से ये कितना सुपीरियर है, ठीक है, दैट इज द हेटेरोसिस। ठीक है, दिस इज द मिड पेरेंट वैल्यू, 11 इज द मिड पेरेंट वैल्यू। ठीक है, द अमाउंट ऑफ हेटेरोसिस शोन बाय F1 विल बी मेजर्ड एज डेविएशन फ्रॉम द मिड पेरेंट। ठीक है, तो मिड पेरेंट सी कितना डेविएट हुआ, मतलब पॉजिटिवली या नेगेटिवली। ठीक है, अब या तो दो आए हमारे पास, जस्ट चलो एक ये इंडिविजुअल है, ठीक है, एक प्रोजेनी हमारे पास ये, एक प्रोजेनी ये है, इसकी वैल्यू है 16, इसकी वैल्यू है 8। ठीक है, तो ये जो है इसका डेविएशन है, ये है पॉजिटिवली डेविएटेड, ठीक है, ये है नेगेटिवली डेविएटेड। ठीक है, नेगेटिव डेविएशन है। ठीक है, जो इसकी वैल्यू कितनी है, कितना डेविएट हुआ है ये, 11 से 16 हुआ तो +5। ठीक है, ये जो है 8 से 13 दैट इज -3। ठीक है, तो ये डेविएशन रहा उसका। तो कितना डेविएशन है फ्रॉम द मिड पेरेंट वैल्यू, ठीक है, दैट इज द हेटेरोसिस। जस्ट उस चीज को मेजर करना। ठीक है, वो उस मेथड को हम हेटेरोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो लेट द डिफरेंस ऑफ जीन फ्रीक्वेंसी बिटवीन टू पॉपुलेशन बी वाई। ठीक, तो अभी तुम्हारा जो दो जीन्स की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है उसको हम y मान लेते हैं। ठीक है, एंड d इज द अमाउंट ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, तो अगर हमारे पास d इज द डोमिनेंस एंड y इज द जीन फ्रीक्वेंसी बिटवीन टू पॉपुलेशन। ठीक है, जैसे इसके केस में हमने +5 मान लिया। ठीक है, ये हमारा है। तो अमाउंट ऑफ डोमिनेंस, कितना डोमिनेंस शो कर रहा है, ठीक है, वो हमारे पास फॉर्मूला होगा, ये वैल्यू होगी। तो वी कैन जस्ट पुट दिस वैल्यू इनटू दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। तो इससे भी हम हेटेरोसिस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास टोटल दो फॉर्मूला है। एक ये है हेटेरोसिस परसेंटेज, इट इज इक्वल टू द मीन ऑफ F1 प्रोजेनी माइनस मीन ऑफ पेरेंट। ठीक है, या मिड पेरेंट डिवाइडेड बाय मीन ऑफ द पेरेंट्स मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला जो हमारे पास है दैट इज हेटेरोसिस परसेंटेज इज इक्वल टू डी वाई स्केयर, वेयर डी इज द अमाउंट ऑफ डोमिनेंस एंड वाई इज द जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ टू पॉपुलेशंस। ठीक है, दिस ऑल इज विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ हेटेरोसिस। ये टॉपिक थोड़े छोटे छोटे हैं, तो आई हैड डिसाइडेड टू कवर दीज टू टॉपिक्स इन अ सिंगल लेक्चर। ठीक है, okay, so we'll start with our first example. Okay, the animal grease fleece yield from a pure line merino sheep was 5.57 kg and that another pure line was 4.43 kg. ठीक है, दो हमारे पास लाइंस हैं, एक है 5.57, एक है 4.43। ठीक है, let me get the pen. ओके, तो हमारे पास दो पेरेंट्स हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट की वैल्यू है हमारे पास 5.57 और दूसरे पेरेंट की वैल्यू है 4.43। ठीक है, अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं दैट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ 10 और मिड पेरेंट निकालने के लिए विल डिवाइड विद 2, तो वो हमारी हो जाएगी वैल्यू, ये है 5.57। ठीक है, और ये है 4.43। ठीक है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे दैट विल गिव अस 10, 10/2 इज द मिड पेरेंट वैल्यू। ठीक है, दैट इज द 5। ठीक है, calculate the percentage heterosis if the progeny produced with animal grease is 5.35। ठीक है, मतलब जो हमारे पास प्रोजेनी आई है उसका कितना है 5.35 kg। ठीक है, अब जो फॉर्मूला था उसमें था F1 माइनस मीन
ऑफ द पेरेंट्स डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। F1 की वैल्यू हमारे पास है 5.35, 5.35 माइनस m की वैल्यू क्या है, मिड पेरेंट वैल्यू दैट इज 5, ठीक है। ये हमारे पास 5 है, डिवाइडेड बाय मिड पेरेंट वैल्यू दैट इज 5 इनटू 100, ठीक है। तो हेट्रोसिस इज 0.35 into 100 by 5, that is 35 by 5, that is equal to the 7%। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने कुछ ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन इसके अंदर नहीं रखे हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये तुम्हें हो जाएगा, तुमसे भी हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। विल गो टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में है a mice in mice body weight was found to be affected by pygmy gene, uh, which on homozygous condition has phenotypic value of, ठीक है। homozygous condition में, ठीक है, एक की वैल्यू है 15, ठीक है, दूसरे की वैल्यू है 7, ठीक है, और अनदर homozygous is 7 ग्राम। हेट्रोजाइगोट की वैल्यू है 14, ठीक है। In the inbred group of mice, the frequency of gene is, ठीक है। ये हमारे पास दो ग्रुप हैं, ठीक है, और इनके बीच में हमने निकालनी है हेट्रोसिस परसेंटेज, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, सिमिलरली वैसे ही करना है हमें, ठीक है। सबसे पहले हम इसका मिड निकालेंगे, ठीक है। 15 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 22, ठीक है। 22 बाई 11 दैट इज 11, ठीक है। मिड पेरेंट वैल्यू इज 11, तो फॉर्मूला के हिसाब से 14 माइनस मिड वैल्यू दैट इज 11 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 100, यही फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, 14 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 11 दैट इज इक्वल टू 27.27, ठीक है। 27.27 इज द परसेंटेज हेट्रोसिस, ठीक है। what will be the heterosis of the crossbreeding of these two groups, ठीक है। तो जो हमारे पास, ठीक है, this will be our heterosis value, ठीक है। ओके, तो हमारे पास परसेंटेज ऑफ हेटेरोसिस हमारे पास आ गई है, ठीक है। तो दिस विल बी द आंसर। Okay, this was all with this particular topic, estimation of heterosis, ठीक है। सिंपली सुपीरियोरिटी है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरफ हो सकती है, जस्ट टू चेक द एडिटिव जीन एक्शन, ठीक है। जो कि हम किन किन से मेथड से निकाल सकते हैं, डोमिनेंस, ओवर डोमिनेंस एंड हेटेरोसिस, ठीक है। हेटेरोसिस परसेंटेज निकालने के लिए वी हैव टू मेजर फॉर्मूलाज, वन इज मीन ऑफ F1 प्रोजेनी माइनस मीन ऑफ पेरेंट डिवाइड बाय मीन ऑफ पेरेंट और मिड पेरेंट वैल्यू इनटू 100, ठीक है।
और दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास हेटेरोसिस परसेंटेज इज इक्वल टू डी वाई स्क्वायर, वेयर डी इज द डोमिनेंस परसेंटेज एंड वाई इज द the difference of the gene frequency uh, of the two populations. ठीक है, ओके, तो ये आई थिंक तुम्हें पता लग गया होगा. ओके, देन विल गो टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मेजरमेंट ऑफ मोस्ट प्रोबेबल प्रोड्यूसिंग एबिलिटी, दैट इज एमपीपीए. ठीक है, एमपीपीए इज आल्सो नोन एज द ब्रीडिंग वैल्यू ऑफ काउ, दैट इज बीबी. ओके, और इट इज आल्सो नोन एज एस्टिमेटेड प्रोड्यूसिंग एबिलिटी और ईपीए. ठीक है, ईपीए, एमपीपी और ब्रीडिंग वैल्यू, ठीक है, ये तीनों जो हैं वैल्यूज एक जैसी हैं. ठीक है, इनका जो दे आर सिनोनिम्स फॉर ईच अदर. ठीक है, जो एमपीपीए वैल्यू है वो हम कब निकालते हैं? ठीक है, एमपीपीए वैल्यू ये मेनली हम निकालते हैं फॉर इन द सिलेक्शन मेथड. ठीक है, जो हेटेरोसिस परसेंटेज थी वो निकलती है जब हम क्रॉसिंग करवाते हैं. ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं. ठीक है, उसमें हमें हाइब्रिड विगर मिलता है या हाइब्रिड मिलता है, तो उस हाइब्रिड की हम परफॉर्मेंस चेक करने के लिए हेटेरोसिस परसेंटेज निकालते हैं. ठीक है, भी कितना हमारे पास क्रॉस ब्रीडिंग वैल्यू कितनी आई. ठीक है, जैसे हम इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट निकालते हैं कि कितना इनब्रेड हुआ है, ठीक है, या कितनी इनब्रीडिंग की वैल्यू है. ठीक है, वैसे ही हम हेटेरोसिस परसेंटेज निकालते हैं कि कितना क्रॉस ब्रेड हुआ है. ठीक है, और वैसे ही इन सिलेक्शन, ठीक है, वी यूज दिस एमपीपी. ठीक है, एमपीपी इज अ मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ ट्रेड्स which are repeated several times in the life of an animal. ठीक है, एग्जाम्पल मिल्क प्रोडक्शन. ठीक है, लिटर साइज इन द केस ऑफ पिग्स. ठीक है, जो वो पर्टिकुलर ट्रेड्स जो कि एनिमल की लाइफ में बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, उसके हिसाब से हमने एनिमल सेलेक्ट करना है. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें पता है कि हमारी जो गाय है, ठीक है, वो अच्छी है. ठीक है, तो उसके बच्चों की परफॉर्मेंस हमने एक बार देख ली. ठीक है, और उस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंगली हम नेक्स्ट जनरेशन, जो उसकी नेक्स्ट मिल्क प्रोडक्शन होगी, वो हम देख लेंगे कि किस तरह से. ठीक है, उसी एनिमल की प्रोडक्शन बार बार. ठीक है, अब जैसे मिल्क प्रोडक्शन है, मिल्क प्रोडक्शन पहले ड्राई पीरियड के बाद नेक्स्ट प्रेगनेंसी शुरू होगी, नेक्स्ट प्रेगनेंसी के बाद, ठीक है, सेकेंड लैक्टेशन साइकिल शुरू होगा. ठीक है, तो सेकेंड लैक्टेशन साइकिल में किस तरह से उसकी लैक्टेशन रहेगी. ठीक है, तो वो क्या है, हम एक एस्टिमेटेड वैल्यू निकाल लेते हैं. ठीक है, हम एक एस्टिमेट निकाल लेते हैं कि इस गाय से हमें इतना दूध मिलेगा. ठीक है, एक एस्टिमेट हमारे पास होता है, तो जिसकी एस्टिमेटेड वैल्यूज हमारे पास कम रहती हैं उन पर्टिकुलर एनिमल्स को हम रिमूव कर देते हैं हर्ड से. ठीक है, और जिनकी एस्टिमेटेड वैल्यूज अभी भी हमें लग रहा है कि अब ठीक है, तो उनको हम हर्ड में स्टे रखते हैं. ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कुछ ज़्यादा इसके अंदर इधर उधर की बात नहीं है. ठीक है, it is used to predict the future performance of animals and help to rank the animals, especially the dams in the herd for selection. ठीक है, तो वो डैम्स को रखना है हमने हर्ड के अंदर. ठीक है, मेल के लिए तो हमने सारा इंडेक्स बना दिया. ठीक है, अब फीमेल्स की सिलेक्शन करनी है, वो किस तरह से करनी है. ठीक है, अभी उसकी प्रोडक्शन चल रही है, तो हम एमपीपीए के अकॉर्डिंग हम उसको सिलेक्ट करेंगे. ठीक है, वो पर्टिकुलर एनिमल, फीमेल को मेनली. ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से. ठीक है, एज मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक ट्रेड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरनमेंट. ठीक है, काफी सारे जितने भी ट्रेड्स हैं वो एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस करती है. द एरर ड्यू टू एनवायरमेंटल वेरिएशंस कैन बी एलिमिनेटेड ओनली इफ द सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द सेवरल रिकॉर्ड्स ऑफ द सेम एनिमल. ठीक है, अब एक ही जानवर के हमारे पास काफी तरह के काफी ज्यादा रिकॉर्ड्स होंगे, जैसे मिल्क प्रोडक्शन का है. ठीक है, पहले लैक्टेशनल साइकिल में एनिमल का क्या डाटा है, सेकेंड लैक्टेशनल साइकिल में क्या है, थर्ड लैक्टेशनल में क्या है. अब हमारे पास तीन डाटा है, एक एनिमल के हमारे पास सिर्फ सिंगल डाटा है फॉर सिंगल लैक्टेशन. ठीक है, तो जितना ज्यादा डाटा होगा उतना हम बोलते हैं कि जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो उतना एफिशिएंट रहेगा. ठीक है, उसका फायदा यही है और कुछ नहीं है. ठीक है, तो जो सिलेक्शन है वो हमेशा ही हमें ध्यान रखना है कि जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, जिस पर्टिकुलर एनिमल के नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ज़्यादा हैं, ठीक है,
वो हमें ट्रू थोड़ा बोलते हैं कि उसका जो रिजल्ट है वो थोड़ा ट्रू रहता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द अदर एनिमल्स, ठीक है। रिपीटेबिलिटी, इट इज एन इंडिकेटर ऑफ एक्सटेंट टू विच एनिमल सुपीरियरिटी in one measurement will be seen in the subsequent measurement of the same animal, ठीक है। तो रिपीटेबिलिटी हम चेक करते हैं, रिपीटेबिलिटी क्या है कि किस तरह से उसका जो ट्रेट है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है, इन इट्स नेक्स्ट साइकिल, ठीक है। अब वही है, लैक्टेशन एक बार हुई, सेकंड लैक्टेशनल साइकिल में क्या किस तरह से लैक्टेशन रहेगी, ठीक है। तो वो जो वैल्यू है दैट इज वी कैन कैलकुलेट यूजिंग द रिपीटेबिलिटी वैल्यूज, ठीक है। Therefore, the repeatability value it is used for the estimation of MPPA. तो MPPA के लिए repeatability value का use होता है, ठीक है। Here MPPA is equal to H plus NR divided by 1 plus N minus 1 R into C minus H, ठीक है। H क्या है, हर्ड एवरेज क्या है तुम्हारे टोटल हर्ड की, ठीक है। NR क्या है, N इज द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, तुम्हारे पास कितने रिकॉर्ड्स पड़े हैं उस एनिमल के, ठीक है, या उस हर्ड के कितने रिकॉर्ड्स हैं तुम्हारे पास, ठीक है। आर इज द रिपीटेबिलिटी ऑफ द ट्रेड, ठीक है, उस ट्रेड की रिपीटेबिलिटी क्या है, ठीक है। सी इज द इंडिविजुअल काउज परफॉर्मेंस, ठीक है, उस काउ की अपनी परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है। हमें क्या क्या चीजें चाहिए, हर्ड की ओवरऑल तुम्हारे हर्ड की परफॉर्मेंस क्या है, दैट इज एच। एन इज द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है, कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं टोटल हमारे पास। आर इज द रिपीटेबिलिटी ऑफ द ट्रेड, ठीक है, उस ट्रेड की रिपीटेबिलिटी हमें पता होनी चाहिए। और सी इज द उस इंडिविजुअल एनिमल की जिसको हमने चेक करना है ठीक है, तो उसकी हमें एवरेज पता होनी चाहिए, ठीक है, इंडिविजुअल एनिमल की और ओवरऑल एवरेज क्या है उस पर्टिकुलर ट्रेड की वैल्यू, ठीक है। तो जैसे हम सायर इंडेक्स बनाते हैं और एनिमल्स को हम रैंक कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली वी सिलेक्ट वन एनिमल जो कि, या हमारी सिलेक्शन परसेंटेज कितनी है उसके अकॉर्डिंगली हम वैल्यूज निकाल लेते हैं, वैसे ही हम एमपीपीए निकालते हैं। एमपीपीए इज मोस्ट प्रोबेबल प्रोड्यूसिंग एबिलिटी, ठीक है, कितनी है। तो वो निकालने के बाद फॉर एग्जांपल हमारे पास एमपीपीए निकालनी है, हमारे पास टोटल 50 डैम्स हैं, उन 50 डैम्स की हम एमपीपीआई वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। हर्ड उन 50 का एवरेज, ठीक है। एन उनका कितना टोटल डाटा है हमारे पास, नंबर ऑफ डाटा क्या है, ठीक है। और आर इज द रिपीटेबिलिटी ऑफ द ट्रेड, किस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए तुम एमपीपीआई वैल्यू निकाल रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम टोटल टोटल मिल्क यील्ड की बात करते हैं, ठीक है, इट इज इकोनॉमिक कैरेक्टर। अगर हम टोटल मिल्क यील्ड की बात करते हैं तो उसमें एमपीपीए निकालना है, तो जो हमारा नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं फॉर टोटल मिल्क यील्ड दैट इज एन। आर इज द रिपीटेबिलिटी ऑफ टोटल मिल्क यील्ड, कितनी है उस पर्टिकुलर एनिमल की या उस पर्टिकुलर हर्ड की या उस पर्टिकुलर ट्रेड की कितनी है, ठीक है, दैट इज द आर वैल्यू। एंड सी वैल्यू इज द इंडिविजुअल एनिमल, हर 50 एनिमल्स का अलग अलग अपना क्या है एवरेज, ठीक है, टोटल मिल्क यील्ड की। तो वो हम निकालेंगे और इसके अंदर निकालेंगे, इसके अंदर हम इस फॉर्मूला के अंदर फिल करेंगे और सभी 50 एनिमल्स का अलग अलग एमपीपीए नंबर हमारे पास आ जाएगा और एमपीपीए रैंकिंग्स हमारे पास आ जाएंगी। उस रैंकिंग के अकॉर्डिंगली अगर इफ वी वांट टू कीप अवर 80% ऑफ द फीमेल्स, तो हम टॉप 80% जो फीमेल्स होंगी हमारी हम उनको रख लेंगे, बाकी 20% को हम डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। बहुत ही इजी, ठीक है। कुछ भी माइंड पे स्ट्रेस लेने की बात नहीं है, यही वर्ड्स को थोड़ा ध्यान से सुनो कि एमपीपीए वैल्यू इट इज जस्ट लाइक अ रैंकिंग, ठीक है। जिस तरह से हम रैंकिंग करते हैं यूजिंग द सार इंडेक्स मेथड, ठीक है, उसमें हम मेल्स की रैंकिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस परफॉर्मेंस ट्रेट्स, ठीक है। तो सार इंडेक्स बनाने के बाद हम उनकी रैंकिंग करते हैं और रैंकिंग करने के बाद हम जो सुपीरियर होंगे उनको रख लेते हैं, ठीक है। वैसे ही ये एमपीपीए है, एमपीपीए में हम मेनली फीमेल्स के लिए करते हैं और फीमेल्स की हम रैंकिंग करते हैं डिपेंडिंग ऑन द हर्ड एवरेज, क्या क्या डाटा चाहिए, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, रिपीटेबिलिटी ऑफ द ट्रेड एंड इंडिविजुअल काउ डाटा या उसकी एवरेज क्या है, ठीक है। तो वो हम इसके अंदर फिल करते हैं और हमारे पास हमारा एमपीपीए नंबर आ जाता है, ठीक है। अभी हम कैलकुलेट करेंगे, एग्जांपल है, सिंगल एग्जांपल है इसके अंदर। कैलकुलेट एमपीपीए एंड रैंक द फॉलोइंग एनिमल्स
व्हेन द हर्ड एवरेज इज, ठीक है, 2500 kg, ठीक है, दिस इज द एच वैल्यू, ठीक है, एंड द रिपीटेबिलिटी ऑफ द ट्रेड इज 0.4, दैट इज द आर, ठीक है। अब n क्या है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने हमारे पास, 1 2 3 4, ठीक है, तो n विल बी 4, ठीक है, n रहेगा 4, दिस इज 0.4, दिस इज 2500 kg, ठीक है। अब हमारे पास काओ ए है, ठीक है, दिस इज द ए। काओ ए के लिए हमारे पास जो वैल्यूज हैं, दैट इज एच हर्ड वैल्यू इज 2500 माइनस प्लस एन आर इज 4 इंटू 0.4 divided by 1 plus n is 4 minus 1, r is 0.4 into सी ए मतलब काओ ए की वैल्यू कितनी है, दैट इज 3000, ठीक है, माइनस हर्ड एवरेज कितनी है, 2500, ठीक है। इस सब को हम सॉल्व करेंगे, विल हैव द वैल्यूज। जो काओ ए है इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी अप्रोक्सीमेटली 2863.66, ठीक है। काओ बी की वैल्यू हमारे पास आएगी, ठीक है, काओ बी के अंदर अब क्या क्या होगा, ऐसे ही 2500, 4 into 0.4, 1 प्लस 4 माइनस 1, 0.4 इंटू, अब 3000 की जगह यहाँ पे आ जाएगा 2200, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है? काओ सी की वैल्यू यहाँ पे 3200, ठीक है, 2400 यहाँ पे, बाकी सब वैल्यू सेम है। और इन सब की हमारे पास एमपीपीए वैल्यू आ जाएगी काओ ए बी सी डी चारों की, ठीक है। इन चारों की वैल्यूज हम यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है, और उनके अकॉर्डिंगली वी विल रैंक द काउस, काओ ए बी सी डी किसकी वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। अभी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हमारे पास सेम है 4, 0.4 इज द रिपीटेबिलिटी वैल्यू फॉर द मिल्क यील्ड, ठीक है। इस तरह से ये वैल्यूज जो हैं ये स्टैंडर्ड वैल्यूज ही रहती हैं, रिपीटेबिलिटी वैल्यूज, ठीक है। तो 0.4 वैल्यू अगर हम बोलते हैं मिल्क यील्ड की है तो वो सबके लिए सेम रहेगी, ठीक है। और जो तुम्हारी हर्ड एवरेज है, ठीक है, दैट इज द एवरेज ऑफ द हर्ड, ठीक है, तो ये सबके लिए सेम रहेगी। तो इन सब का यूज करके, ठीक है, वी जस्ट कैलकुलेट द रैंकिंग्स ए बी सी डी का, उसकी क्या वैल्यूज हैं, ठीक है, और इन वैल्यूज को हम एक रैंक बना के रख देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ए इज बेटर देन बी, इज बेटर देन सी, बेटर देन डी, ठीक है, जो भी तुम्हारा ट्रेंड आएगा। आई एम नॉट श्योर कि क्या ट्रेंड है, ए बी सी डी का क्या ट्रेंड है, बट तुम्हारा जो भी ट्रेंड आएगा उसको तुम इस तरह से लिखोगे कि ए की वैल्यू ज्यादा है, देन बी, देन सी, देन डी, ठीक है, इस तरह से विद द डिक्रीजिंग एरोज, ठीक है, तुम इस तरह से शो करोगे, ठीक है। मतलब जो हाई रैंकर है वो पहले नंबर पे, और जो लो रैंकर है, ठीक है, वो पीछे, ठीक है, ठीक है, हाई रैंकर एंड लो रैंकर, और इस तरह से ये वैल्यूज रिड्यूस होती है, ठीक है। हमने क्योंकि इसके अंदर लिखा ना रैंक द फॉलोइंग एनिमल्स, तो रैंकिंग इस तरह से होगी, जो सबसे पहले है उसकी रैंकिंग पहले, ठीक है, जो सबसे लास्ट है वो सबसे लास्ट, ठीक है। तो इन दिस वे यू हैव टू डू दिस एग्जांपल। तो आई थिंक तुम्हें ये भी पता चल गया होगा, आई कैन जस्ट होप कि तुम्हें पता लग गया होगा।
But still, if you are facing any issue, okay, as always, you can contact me on my email ID. I'll just put my the link of my email ID in a description. अगर तुम्हें लगे कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है और तुम्हें नहीं पता चल रहा है कि क्या था इसके अंदर, ठीक है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, तो we'll just solve that particular problem. Okay. Okay, thank you so much for your time, and I hope कि तुम्हें आइडिया हो गया उन दोनों के बारे में भी क्या क्या है इसके अंदर. ओके, हेटेरोसिस एंड MPPA. ओके, इसके अलावा वी आर लेफ्ट विद अ सिंगल टॉपिक दैट इज द relationship, I think relationship coefficient. Okay, inbreeding coefficient we had done, and we are left with only one particular topic, that is the relationship coefficient. तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को हम I'll just try कि इस वीक के अंदर विल कवर. ओके, तो आफ्टर दैट योर यूनिट 3 विल बी ओवर. ठीक है, प्रैक्टिकल पोर्शन. और जो तुम्हारा बाकी पोर्शन रह गया है, ठीक है, वो रह गया है तुम्हारा आई थिंक यूनिट 2. तो विल स्टार्ट होपफुली योर यूनिट 2 इन योर नेक्स्ट क्लास बाय द नेक्स्ट मंडे. ओके, so okay, we'll see you on the next class. Okay, thank you so much.